Hello students, today's topic are wave function and operator by श्वेता मेहरा। तो हमने वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके सिग्निफिकेंस के आगे पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इसका नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। हमारे पास कोई फंक्शन है साई एक्स टी, ये क्या है? वेव फंक्शन है। इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर फाइंडिंग द पार्टिकल एट पॉइंट एक्स, कि हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से हमें क्या पता करना है कि जो हमारा पार्टिकल है कि वो कोई एक पॉइंट एक्स है उस पर फाइंड करना है। कब? एट ए टाइम टी। विदाउट दिस द स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन वुड बी मीनिंगलेस। अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो भी इंटरप्रिटेशन बनेगी वो क्या होएगी? मीनिंगलेस होएगी। जो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर रहे हैं पार्टिकल को फाइंड करने के लिए किसी एक पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन द वेव फंक्शन। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द होल ऑफ द स्पेस कंसीडर इन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज यूनिटी। जो हम एक स्पेस के अंदर, हमने कोई एक स्पेस है उसके अंदर हम एक पार्टिकल फाइंड कर रहे हैं, जो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी होएगी फाइंडिंग द पार्टिकल किसके इक्वल होएगी? यूनिटी के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन है इन ए एटम, उसको क्लोज कर दिया है एक न्यूक्लियस में, किसके फोर्स के द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द पार्टिकल में बी कन्फाइंड टू ए बॉक्स विद नॉन पेनिट्रेबल वॉल्स। कोई भी हमारा बॉक्स कैसा है? नॉन पेनिट्रेबल है, मतलब उसके आर पार कुछ नहीं जा सकता। द पार्टिकल इज सर्टेनली टू बी फाउंड समवेयर इन ए स्पेस। जो बॉक्स है वो उसके अंदर जो पार्टिकल है वो बॉक्स के अंदर रहेगा, लेकिन कहाँ है? उसी स्पेस के अंदर है, लेकिन हमें पता नहीं है एग्जैक्ट कहाँ है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्पेस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है। और जो पार्टिकल को फाइंड करने के लिए जो भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो किसके इक्वल होएगी? यूनिटी के। यूनिटी इज इक्वल टू 1। ओके। पी आर टी क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आर पोजीशन है, टी टाइम है। इंटीग्रल इसलिए होता है क्योंकि हम पूरे होल में फाइंड कर रहे हैं, इसलिए इंटीग्रल है। साई स्टार क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया था। ठीक है। किसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है? साई आर टी का। डीवी क्या है? बॉक्स है तो उसका वॉल्यूम है। दोनों सेम है तो हम इसको मोड में लगा के स्क्वेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो इन दोनों को हम, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में किया था कि इन दोनों को मोड में हम स्क्वेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अभी की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसमें पार्टिकल को फाइंड करने की इन स्पेस में उसकी क्या होएगी? प्रोबेबिलिटी यूनिटी होएगी, यानी 1 होएगी। वेयर वी क्या है हमारे पास? द वॉल्यूम इन अ होल स्पेस। इंटीग्रेशन क्या होता है? हमें होल का करना है स्पेस में, इसलिए हमने इंटीग्रेशन लगाया है। ए वेव फंक्शन विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड। ठीक है। तो हम इसको नॉर्मलाइज करना ही बोलते हैं। दिस इक्वेशन ऑल्सो रेफर टू एज ए नॉर्मलाइजेशन किसका? कंडीशन फॉर द वेव फंक्शन साई आर टी। जनरली साई इज़ नॉट ए नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन, बट जब हम इसको एक फाइनेट कर देते हैं, इनफाइनेट के लिए हम नॉर्मलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जब हम इसको फाइनेट, हमें पता होगा कि जैसे उस बॉक्स है वो एक फाइनेट है जिसमें हम कंसीडर कर सकते हैं कि पार्टिकल कहाँ कहाँ है। इज फाइनेट फॉर द साई आर टी टू रिप्रेजेंट ए वेव पैकेट। ठीक है। जो हमारा ये है वो वेव पैकेट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। साइज इन सच केस मल्टीप्लाई बाय न्यूमेरिकल कांस्टेंट ए से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक गिव ए न्यू फंक्शन ऑफ ए साई। अब हम अकेला साई आर टी नहीं लिखेंगे, अब हम ए साई आर टी को जो हमारा वेव फंक्शन था उसको रिप्लेस कर देंगे ए साई से, सो दैट ए साई इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ साई
ठीक है। अब हम नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का रूल ये है कि हमेशा जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे हमारा a है, जब हम दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमेशा कांस्टेंट का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका नहीं होता। अगर करना है तो उसको मोड्स में लिख सकते हैं, लेकिन जब हम विदाउट मोड लिखेंगे तो वो वापस से साई साई आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारे 1 के इक्वल। हमारे डायमेंशंस कौन से होते हैं? एक्स, वाई और जेड। तो हम किसके अलोंग करेंगे? डी एक्स, डी वाई, डी जेड, ठीक है। और वो किसके इक्वल है? यूनिटी के। अभी मैंने आपको बताया था नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जो हमारा न्यूमेरिकल कांस्टेंट है उसका स्क्वायर होता है विद इन द मोड्स साई स्टार, यानी साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और हमारा ये साई दोनों मिलकर ये बनाया, ठीक है। अगर हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए तो हम इसे ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। ओके, सारा का सारा। अब हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन। हमें ये इसमें क्या है, हमें प्रूव करना है कि आइगन फंक्शंस और वेव फंक्शंस, आइगन फंक्शंस और वेव फंक्शन जो है कोरस्पेंडिंग टू डिफरेंट आइगन्स वैल्यू होती है आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल एंड और आइगन वैल्यूज़ आर रियल। हमें ये फाइंड करना है, सॉरी ये प्रूव करना है कि जो हमारे आइगन फंक्शन या वेव फंक्शन है उनके डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ होती है जो कि ऑर्थोगोनल होती है, और जो आइगन वैल्यूज़ होएगी, ठीक है, और आर रियल है। यानी इंटीग्रल ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई एम साई एन डी वी और इंटीग्रल साई एन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड साई एम डी वी वैनिश कर देते हैं ओवर ए एंटायर स्पेस अगर हमारा एम नॉट इक्वल टू एन है। मतलब कि ये साई एम इंटू में साई एन डी वी वो क्या होंगे? ज़ीरो होंगे, यानी वैनिश हुआ तो मतलब ज़ीरो होंगे। कब? जब ये m नॉट इक्वल टू n होगा, यानी सेम नहीं होने चाहिए, तभी ये एक दूसरे को वैनिश करेंगे। कब? एंटायर स्पेस में। ओके, अब देखो हमें स्क्रोडिंगर वेव फंक्शन पता है कि फॉर डिपेंडेंट विद टाइम क्या लिखते थे हम उसके अंदर? हमने ये स्क्रोडिंगर इक्वेशन से लिए हैं ये दोनों चीज़ें, ठीक है। पहले हमने क्या किया, जो हमारा आयोटा एच कट करली बाई करली टी साई आर टी था उसको ई एम था, उसको ई एम से रिप्लेस किया। फिर जो हमारा उसके इक्वल था माइनस वी साई आर टी, तो उसको माइनस कर दिया। फिर हमारे पास था इज इक्वल टू माइनस डेल्टा स्केयर साई एम प्लस इनटू में एच कट स्केयर बाई 2m, उसको पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया, माइनस का था तो ये प्लस आ गया। फिर हमने क्या किया, साई एन, पहले ये हमने साई एम के लिए यूज़ किया था, ठीक है, फिर हमने साई एन के लिए यूज़ किया। जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, अब हम जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है इस इक्वेशन का हमने उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में पुट कर दिया। जहाँ पे साई एम था वहाँ पे साई एम स्टार कर लिया, जहाँ ए एम था फिर ए एम स्टार कर दिया, ठीक है, साई एम की जगह साई एम स्टार। अब हम इस इक्वेशन को साई एम स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, साई एम स्टार इंटू में साई एम चाहिए, ठीक है, यही चाहिए। और इंटू में डी वी, और इसका इंटीग्रल हमने बताया था ये ज़ीरो होता है, वैनिश करेंगे। तो हमने इसको क्या किया, इसको साई एम से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर वाली को हमने साई एन स्टार से मल्टीप्लाई इसको साई एन से कर दिया, ठीक है, और इसको साई एम स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है।
करने पे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से हम ये माइनस करेंगे, ये एज इट इज़ रह जाएगा। v दोनों में कॉमन है इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बट ये ई एन इंटू में ई एम है तो हमने ये ऐसे इसको पुट कर दिया। गॉट इट। अब हमने क्या करना है, हमने इंटीग्रल लेना है क्योंकि हमें होल स्पेस में चाहिए जहाँ पे क्या होना चाहिए, m नॉट इक्वल टू n, तभी वो क्या होंगे, 0 होएंगे। हमने इंटीग्रल लिया यहाँ पे 3 टाइम्स का मतलब है कि पहले x के रिस्पेक्ट किया, फिर y के रिस्पेक्ट किया, फिर z के रिस्पेक्ट किया, क्या इंटीग्रल, क्योंकि हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं इसके लिए। इसलिए हमने होल का क्या लेना है, इंटीग्रल लेना है। कौन से इंटीग्रल, स्पेस कोऑर्डिनेट हमें यूज़ करना है। ओके, इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफर द फर्स्ट इंटीग्रल विच इज़ द वॉल्यूम इंटीग्रल टू ए सरफेस इंटीग्रल विद द बाउंड्री सरफेस एट इन्फिनिटी बाय यूजिंग द डाइवर्जेंस थ्योरम। हमने मैथ में पढ़ा है, जब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं तो वॉल्यूम क्या है, वो सरफेस बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सी, सरफेस बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाती है, यानी डी की जगह डी आ जाता है। 2 इंटीग्रल हम इसमें यूज़ करेंगे, ये वॉल्यूम के लिए था तो ये किसके लिए हो जाएगा, सरफेस के लिए सेम, लेकिन डेल्टा स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा रह जाएगा। ओके, तो ये क्या है, सरफेस है, ये एज इट इज़ आ जाएगा लेकिन डेल्टा स्क्वायर हट जाएगा, इसके से ये आ जाएगा, ये से ये, और ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये हम वॉल्यूम का, हमने सिर्फ इसको फर्स्ट पार्ट को क्या है, यानी फर्स्ट इंटीग्रल पार्ट को ही हमने क्या किया, जो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल था उसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दिया, बाकी हमने एज इट इज़ रखना है। मैंने आपको बताया था कि जब साई एम और साई एन इनका इंटीग्रल लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, 0। कब, जब क्या होंगे, उनकी सरफेस बाउंड्री एट इन्फिनिटी होएगी, जो हम फर्स्ट टर्म में हमने जो करी थी। इसलिए जो हमारा ये वाला पार्ट है तो वो यही तो है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। ओके, where the subscript NC denote the component of the vector within the bracket। ठीक है, जो हमारे ब्रैकेट में है वो सबस्क्रिप्ट है NC, जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल टू द एलिमेंट ऑफ द एरिया DS। ठीक है, वो नॉर्मल है एलिमेंट पे, कौन से एरिया में, DS में। जो हमारा साइन एंड साइन वैनिश कर देगा बाउंड्री सरफेस में एट इन्फिनिटी, जो हमारी फर्स्ट टर्म थी, तो हमारा सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, बिकम इक्वल टू 0। तो जो हमारा रेस्ट रह जाएगा वो किसके इक्वल होएगा, अगर यहाँ पे टर्म प्लस में थी और वो 0 के इक्वल थी तो ये भी क्या होएगी, 0 के इक्वल आएगी। हमारा n इज़ नॉट इक्वल टू m था, इसलिए साई एम स्टार इंटू में साई एन डी वी क्या है, 0 है। तो हमारी जो आइगन वैल्यू है, आइगन फंक्शंस है, वो भी क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे। हैज़ टू वेव फंक्शन साई एम और साई एन हैविंग द प्रॉपर्टी आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। इसलिए हमारी ये जो प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है। अगर हमारा n इज इक्वल टू m होता तो कौन सी नॉर्मलाइज कंडीशन लगती, तो इन जो हमने अभी प्रीवियस में पढ़ा था तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। तो हमारा en इज इक्वल टू en स्टार भी हो जाता। दिस प्रूव्स दैट आइगन वैल्यू क्या होनी चाहिए, मस्ट बी रियल। इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जो हमारी आइगन जो वैल्यू है वो मस्ट बी रियल, वो रियल होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया डिफरेंशिएट कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, ये सब क्या है, ऑपरेटर है। एन ऑपरेटर इज डिफाइंड एज द वन व्हेन ऑपरेटिंग ऑन एनी गिवन फंक्शन रिजल्ट इन ए डिफरेंट फंक्शन। मतलब कि हम किसी फंक्शन पे हमने डिफरेंशिएट लगा लिया, कोई भी ऑपरेटर लगा दिया, तो हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो डिफरेंट फंक्शन के तौर पे आता है। पहले तो मैं आपको ये इस एग्जांपल पे तो अभी जाओ ही मत, अब मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल है
एक्स आ गया, हमने इस पे ऑपरेटर लगाया डिफरेंशिएट का, कर लिया बाय कर लिया एक्स, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, ये पावर 1 है इसकी, तो 1 इंटू में एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्या हमारे पास ये जो फंक्शन था, ये वाला एक्स था, क्या हमारे पास एक्स ही आया? नो, ये x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, यानी हमारे पास क्या आया है, डिफरेंट फंक्शन आया है एज ए रिज़ल्ट। कब आया है? ऑपरेटर लगाने के बाद, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास कोई फंक्शन है, एक बार इसको इग्नोर करो gx को, ठीक है। हमने ए ऑपरेटर है, यहाँ पे ए किसका सिंबल है? ऑपरेटर का, ठीक है। हमने fx फंक्शन पे हमने ऑपरेटर लगाया कोई, तो हमारा रिजल्ट क्या आया? कोई अनदर फंक्शन आया, यानी gx, यानी हमने x पे पहले जो यहाँ था हमने ऑपरेटर लगाया, तो हमारे पास क्या आया? एक्स स्क्वायर आया। तो हमने एक्स स्क्वायर को हम मान लो मैंने इसको gx मेंशन कर दिया, ये हमारा fx था, ठीक है, ये fx था, तो हमारा gx में क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ये वही लिखा है कि जो हमारा ए ऑपरेटर लगाया हमने fx पे, तो हमारा gx अनदर फंक्शन है, ये gx क्या होगा? डिफरेंट फंक्शन होगा। ऑपरेटर ए ऑपरेटिंग ऑन fx एंड गिव्स द डिफरेंट फंक्शन, किस में दी है? gx में, ओके। अब देख लो कोई एक और एग्जांपल है, जैसे gx है, उसकी वैल्यू afx है, सॉरी fx है, तो हमने इस पर ऑपरेटर लगाया, fx पे ऐसा ऑपरेटर लगाया कि उसकी वैल्यू क्या हो गई? स्क्वायर होगी। जैसे मैंने x था, उस पर मैंने डिफरेंशिएट का फंक्शन लगाया, ठीक है, ऑपरेटर लगाया, तो उसकी x की वैल्यू क्या बन गई? एक्स स्क्वायर लगाए। ये कैसा ऑपरेटर हुआ? डिफरेंशिएट वाला ऑपरेटर हुआ, ठीक है। तो हमने इस पे ऐसा ऑपरेटर लगाया कि उसकी वैल्यू स्क्वायर में आ गई, ठीक है। ये स्क्वायर ऑफ द फंक्शन, हमने ऑपरेटर ए लगाया, तो हमारा फंक्शन कैसा बन गया? स्क्वायर ऑफ द फंक्शन fx बन गया। कैसा ऑपरेटर था वो? डिफरेंशिएट था फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x था, तभी तो fx की वैल्यू स्क्वायर में आई है। हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया, ऑपरेटर कौन सा लगाया? डिफरेंशिएट लगाया। gx, अब fx, इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं। a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? करली बाय में करली x, a यहाँ पे ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर? इसी को ही सोल्व किया हुआ है कि हमने इसको कैसे अप्लाई किया था, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है कि हमने gx लगाया, afx लगाया, तो हमारे मतलब a है, ऑपरेटर लगाया fx पे, तो हमारा फंक्शन कैसा आया? x fx लगाया। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हुआ? a की पावर थी x थी, ठीक है, हमने इसके ऊपर डिफरेंशिएट लगाया, करली बाय करली x लगाया, तो x का तो x ही रहा, ठीक है, लेकिन वैल्यू तो इसकी स्क्वायर नहीं हुई ना, इसकी x की e की पावर 2x तो नहीं आई, लेकिन ये फंक्शन कैसा रहा? a की पावर x ही रहा, तो यानी अनचेंज्ड हुआ, ठीक है। तो fx का fx ही रहा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे यहाँ यही है। x इज एन ऑपरेटर, हाउएवर ए कांस्टेंट इज नॉट ए ऑपरेटर, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ? कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी ऑपरेटर नहीं यूज़ करते, वो कोई भी ऑपरेटर नहीं होता। इट डजेंट चेंज द फंक्शन फ्रॉम द फंक्शन। देखो अभी मैंने कहा था ये अनदर फंक्शन में इसने कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन वो वापस वैसा ही आ गया, ठीक है। एन ऑपरेटर इज दैट टू बी लीनियर इफ इट सेटिस्फाई द रिलेशन, ठीक है। ये जो हमारी रिलेशन है इसको सेटिस्फाई किया। मान लो ए ऑपरेटर है, सी यहाँ कॉन्स्टेंट है, fx1 कोई फंक्शन है और f2 कोई और फंक्शन है, तो c1 क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट है, इस पर हम ऑपरेटर नहीं लगा सकते, तो हम ए पहले fx पे लगाएंगे ऑपरेटर और फिर f2 पे लगाएंगे, c2 कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। c1 c2 क्या? कॉन्स्टेंट। सम एंड डिफरेंस ऑफ ऑपरेटर a एंड b आर डिफाइंड बाय। तो सिमिलरली पहले हम अगर ऑपरेटर लगाते हैं, पहले a का करेंगे, हम ऑपरेटर fx पे लगाएंगे और फिर b पे लगाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस से, यानी जो पहले आ गया हम पहले उस पर ऑपरेटर लगाएंगे,
रिलेशन जो हमारा है प्लस है माइनस है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव। इसमें क्या होता है, ए प्लस बी का जो भी हमने ऑपरेटर लगा के आया तो वो बी प्लस ए में आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, कि हमने ऑपरेटर किस कैसे लगाना है। ओके, फिर आता है कम्यूटेटर ऑपरेटर। आपने मैथ्स में ये किया ही होगा कि जैसे ए बी डिफाइंड है तो ये हमेशा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही होती है। जब हम इसको खोलते हैं तो ए बी माइनस बी ए होता है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो इट फॉलोज दैट ए बी है वो माइनस इज इक्वल टू माइनस बी ए। ठीक है, द ऑपरेटर ए एंड बी आर सेट टू बी commute इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, कौन से कम्यूट बोलेंगे अगर ए बी इक्वल होता है बी ए के, और कम्यूट ई इंटू कोमा बी इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली द प्रॉपर्टी ए एंड बी आर सेट टू बी एंटी कम्यूट अगर ए बी प्लस में बी ए क्या आता है, जीरो होता है। ठीक है, ए बी अगर इजिकल टू बी ए आता है तो उसे कम्यूट बोलेंगे। अगर ए बी प्लस में बी ए आता है इक्वल टू ज़ीरो तो उसे एंटी कम्यूट बोलेंगे। जो हमारे उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इस टाइप में इसको डिनोट करेंगे, नीचे प्लस का साइन आएगा कि ये हमारा एंटी कम्यूटेटर है। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ कम्यूटर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट consider the operator x and d by dx। ठीक है, जो हमें ऑपरेटर लगा रहे हैं x लगा रहे हैं d by dx लगा रहे हैं। द commutator is an operator when operating the function x gives। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, अगर डिफरेंशिएट वाले टॉपिक में मैथ्स में आप कर चुके हो। क्या है, पहले हमारे पास ये है, हमने इसके ऊपर ऑपरेटर लगाना है, एक्स और डी एक्स हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमेशा सेकंड पार्ट पे क्या करेंगे, ऑपरेट कराएंगे, ये आ जाएगा। फिर माइनस, इन दोनों को हम सीधा लेंगे। ये रूल होता है, जो पहले सेकंड है पहले उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर दोनों को एक साथ लिखते हैं। डिफ्रेंशिएट में u इंटू वी बन गया। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा। पहले हम f को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d और फिर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, तो माइनस एफ, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, तो माइनस एफ आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आई है, -1 आई है। ठीक है, तो इसकी माइनस वैल्यू 1 आई है, तो हम इसको वापस रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 करेंगे। अगर डी बाई डी एक्स को हम पहले लिखते हैं, एक्स को बाद में लिखते हैं, तो इसका अपोजिट ही आएगा। Here the function f has been taken as unity। तो हम इसको कैसा फंक्शन लेके चलेंगे, यूनिटी लेके चलेंगे। ऑब्जर्वेबल, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेबल। तो क्या होता है, ऑब्जर्व से ही होता है कि हम किसी का ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेबल इज फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि हम हैं, दैट कैन बी मेजर, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जैसे हम टच कर सकते हैं उसे हम मेज़र कर सकते हैं। एग्जांपल इंक्लूड जैसे पोजीशन होगी, मोमेंटम हो गया। ठीक है, हमने उसको ऑब्जर्व करना है। इन ए सिस्टम गवर्न बाय क्लासिकल मैकेनिक्स, हम क्लासिकल मैकेनिक्स से आया। इट इज़ ए रियल वैल्यू फंक्शन, इसमें रियल वैल्यू फंक्शन होती है ऑन द सेट ऑफ पॉसिबल सिस्टम स्टेट्स, जिसमें पॉसिबल सिस्टम स्टेट होती है। इन क्वांटम फिजिक्स इट इज़ एन ऑपरेटर भी हो सकता है, और गॉज वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द क्वांटम स्टेट कैन बी डिटरमाइंड बाय सम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जिसमें हम क्या ऑपरेशंस लगा के हम वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज ऑपरेशन माइट इन्वॉल्व submitting the system of various electromagnetic field eventually reading a value। ठीक है, ये हमारे पास है। जो हम ऑब्जर्वेबल क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी होगी जिससे हम ऑब्टेन करेंगे
कौन सी ऑब्टेन से, बाई प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जर्वेबल बोलेंगे। जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होएगा, किस में एक्सप्रेस करेंगे हम, नंबर्स में, ठीक है। और ये ऑब्जर्वेबल ऑलवेज क्या होता है, रियल एंटिटी होती है, बिकॉज इसका जो रिजल्ट होता है वो एक्चुअली क्या होता है, मेजरमेंट होता है। अब जो हाँ क्लासिकल मैकेनिक्स ने अज्यूम किया था कि जो प्रोसेस है मेजरमेंट की वो सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करती है, और जो जितने भी ऑल द ऑब्जर्वेबल हैं किसी सिस्टम में, तो उसकी एक करेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो सिस्टम इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेजरिंग डिवाइस होती है, वो मेजरिंग डिवाइस के इररिस्पेक्टिव होती है। डिफरेंट ऑब्जर्वेबल ऑफ द सिस्टम, जितने भी डिफरेंट ऑब्जर्वेबल होंगे जो सिस्टम में, कैन बी मेजर द मैक्सिमम एक्यूरेसी, उतनी ही वो एक्यूरेसी से उसको मेजर्ड कर सकते हैं, उतनी पॉसिबिलिटी उतनी हाई हो जाती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है कि जो ऑब्जर्वेबल है उसकी जो करेक्टरिस्टिक है सिस्टम की, डिपेंड करता है क्या है, मेजरिंग डिवाइस पे, जो भी मेजरिंग डिवाइस है उस पर डिपेंड करता है। साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ कॉन्जुगेट वेरिएबल, जो हमारे कॉन्जुगेट वेरिएबल सच एज पोजीशन, मोमेंटम, टाइम एंड एनर्जी, ये क्या, उनमें क्या होते हैं, फंडामेंटल एरर होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल एरर होते हैं मेजरमेंट में, हमें नहीं पता था कि पोजीशन कितनी है, हमें नहीं पता होता था कि जैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमें पोजीशन नहीं पता, हमें उसका मोमेंटम नहीं पता, उसमें क्या होते हैं, एरर ही होते हैं। वो किससे सोल्व होंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। ऑब्जर्वेबल लाइक पोजीशन, कोऑर्डिनेट्स, कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसे ये सब एग्जांपल है, टोटल एनर्जी, उनकी जो फिजिक्स, उनके सेम फिजिकल मीनिंग होने चाहिए क्लासिकल मैकेनिक्स में, जो वाइल ऑब्जर्विंग लाइक जैसे स्पिन होगी, सिमेट्री होगी, एक्सेट्रा। ओके, ये था ऑब्जर्वेबल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये था आज का सेशन। आई होप यू लाइक इट। Thank you so much.